नजर नहीं आता है कई बार। और मुझे लगता है कि अभी राजीव राय जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो भी चले गए हैं संसद में, लेकिन वो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2004 से लेकर 2014 तक का जो शासन रहा था 10 साल का, उसमें कैसे पॉलिसी पैरालिसिस था, क्या डिसीजन नहीं होते थे। और 2014 से लेकर 2024 तक का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, और उसके अंदर रूबिका इसमें चॉइस की बात है ना, पैसा आपके पास लिमिटेड है, तो ये चॉइस की बात है। अगर चॉइस ये है कि आपको टीचर हायर करने हैं या आपको सीधा कैश ट्रांसफर देना है, आपने सीधा कैश ट्रांसफर कर दिया और टीचर कम हायर किए। टीचर हायर किए होते तो जीडीपी में कितना योगदान होता, और अगर कैश ट्रांसफर कर दिया तो जीडीपी में कितना योगदान हुआ। इसकी चॉइस की बात है, इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा। कैलकुलेट से पहले अशोक सिंह साहब यहाँ पर राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी नमस्ते, विराजिए सर, आइए। आप संसद भवन जा रहे हैं, उससे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं, क्या आज आपकी उम्मीद रहने वाली है? मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद इस बजट से नहीं है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की कीमत गिर रही है, और आपने देखा होगा कि सोने चांदी की हालत ये है, जिसमें कहा जा रहा था कि मंगलसूत्र छीनते हैं, तो एक्चुअल मंगलसूत्र जनता का, गरीबों का कौन छीन रहा है, ये अभी सबके सामने है। चांदी मतलब गरीब आदमी, सोना तो पहले ही उसकी पहुंच से दूर था, अब तो चांदी भी उसकी पहुंच से दूर हो गई है। शादी विवाह में वो कैसे, किस तरह से सोना चांदी अपने बेटियों को या और अपने परिवार के लोगों को दे पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। डॉलर की कीमत 58 रुपये मनमोहन सिंह जी की सरकार में थी, आज 92 रुपये है। तो इससे हालत, दूसरा 55 लाख करोड़ का भारत सरकार पे डेफिसिट था, जो आज बढ़ के 180 लाख करोड़ हो गया है। तो इससे अर्थव्यवस्था की स्थिति समझी जा सकती है। ये बजट, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आम जनता को कोई रिलीफ दे पाएगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है हमें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। एक बार बस दर्शकों को ये बता दूं कि सारे कैबिनेट मंत्री इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कैबिनेट बैठक के लिए जा रहे हैं। बस अब कुछ देर का और इंतजार करना है और फिर बजट पर मुहर लगेगी और फिर 11 बजे निर्मला सीतारमण उस पर अपना भाषण देना शुरू करेंगी। लेकिन अशोक जी, जो बात आप कह रहे हैं कि आपको किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जितनी भी रेटिंग एजेंसीज दुनिया भर की इंटरनेशनल है, उनको बड़ी उम्मीद भारत में दिखाई दे रही है। 7.2, 7.5, 7.8 अनुमान लगाया जा रहा है हमारी जीडीपी ग्रोथ का। देखिए, मैं आपको बताऊं, किसानों के लिए कितनी बड़ी बातें कही गई थी कि किसान को हम लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान की जो प्रॉफिट है उसको दुगना करेंगे। 11-12 साल होने को इस सरकार को आ गए हैं, क्या हुआ है आप बताइए। एमएसपी कानून की बात कही जा रही थी, एमएसपी कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान इस देश में हो रहा है तो किसानों का हो रहा है, गरीब मजदूरों का हो रहा है। उसके लिए कोई ठोस व्यवस्था आज तक इस 12 सालों में नहीं हुई है, ऐसा हम लोगों का मानना है। अशोक जी यहाँ पर मौजूद थे, थैंक यू सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और अब आप संसद जाने वाले हैं, आप कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। अब देखते हैं कि आपकी उम्मीद पर खरा उतरती हैं या फिर देश की उम्मीद पर खरा उतरती है निर्मला सीतारमण। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। और अब आपको बता दूं, देखिए हलचल बहुत तेज हो चुकी है। अब वहां पर कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को आप देख रहे हैं जो इस बजट के उस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ देर में इस पर मुहर लगाई जाएगी। पीएम की तस्वीर ऑन एयर, पीएम आपको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी और उन्होंने भी जिस तरीके के भारत का सपना देखा हुआ है। अभी जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तब उन्होंने क्या कहा था कि इस सदी का 1/4 हिस्सा जा चुका है और अब हम दूसरे क्वार्टर में पहुंच रहे हैं और उसी दूसरे क्वार्टर का पहला बजट निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। और बहुत से चैलेंजेस लेकिन बहुत सारी उम्मीदों के साथ। उमेश जी, वो चैलेंज तो हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन वो कौन सी उम्मीद है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है और भारत को फिर कोई रोक नहीं सकता है 2047 तक, या फिर शायद उससे पहले ही डेवलप नेशन के उस लिस्ट में आने में? बात कर रहे हैं कंजम्पशन इकोनॉमी से बढ़ के हमें जो प्रोडक्शन इकोनॉमी में जाना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
डिफेंस को लेके हम काफ़ी अपने स्वदेशी कंपनियों को बहुत तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कर रहे हैं, फंड सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको कहीं ना कहीं ऑर्डर से सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के जीडीपी को ग्रोथ देगी, हमें 2047 का जो हमारा सपना है विकसित भारत का, उस पर हमें सपोर्ट देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम काफ़ी देख रहे हैं, सो डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रा डेवलपमेंट है। कहीं ना कहीं हम इस बजट में तीनों जगह पे हम देखेंगे कि इस बार कैपिटल आउटले काफ़ी रहेगा इन जगह पे। हमारी जो बड़ी चैलेंज अभी आ रही है वो फिजिकल डेफिसिट को लेके आ रही है कि कहीं ना कहीं हमें कैपिटल आउटले के साथ साथ फिजिकल डेफिसिट भी बैलेंस करना है। हमें ऐसा नहीं हो कि यार हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण फिजिकल डेफिसिट को फोरगो एक्सपेंडिचर रूबिका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसी चीजों में निवेश जिससे आगे जीडीपी को फायदा हो, ये लेने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा हटाना पड़ेगा ना, या तो परसेंटेज कहीं ना कहीं कम करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत जो काम बजट का जो है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। मैं क्विक राउंड यहाँ पर भी और आपसे भी वहाँ पे बोलूंगा कि लोगों से पूछ लें पहले। यहाँ पे मैं एक करना पड़ेगा ना इसे बढ़ाने के लिए। जी हाँ, मैं यहाँ पे एक क्विक राउंड ले लेता हूँ, फिर आप ले लेना वहां पे कि अगर कोई परसेंटेजेस चेंज करनी है, हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ परसेंटेज बढ़ानी है, तो आप बताइए मुझे कौन से सेक्टर में ऐसा खर्चा हो रहा है जिसका कुछ परसेंटेज कम कर सकते हैं। देखिए, मैं ना उससे पहले बड़ी अभी सोच रहा था जब आप सारी बातें कर रहे थे। सशक्त भारत होने के लिए 3 चीजें सशक्त चाहिए: सशक्त सरकार, सशक्त जनता, सशक्त व्यवस्था। सशक्त सरकार है, सशक्त जनता है, सशक्त व्यवस्था में कहीं कुछ गलती कर रहे हैं हम बहुत जबरदस्त, जिसकी वजह से हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। नहीं, ये मैं एलोकेशन की बात कर रहा हूँ। कुछ परसेंटेज किसी का कम करना है, किसी सेक्टर का। मुझे लगता है कि अब हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, वहीं से रिसोर्स हाँ, तो कैसे बढ़े, कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना। अब ये जो एफडीए नाम का डबल एज वेपन है, अगर इसको हमने ठीक से यूज किया तो मुझे लगता है यहीं से कुछ जनरेट होगा। मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाना है और कोई सोर्स मुझे नजर नहीं आता। हाँ, तो वो या तो सोर्स या तो कि जीडीपी बहुत बड़ी बढ़ा दी जाए, लेकिन परसेंटेज वाइज सब्सिडी कम कीजिए, सब्सिडी कम करें। सिर्फ वही एक तरीका है, लेकिन पॉलिटिकली वो हो सकता है या नहीं कहना बहुत मुश्किल है। नहीं, एक सब्सिडी है, देखिए जैसे फूड सब्सिडी है, एक है फर्टिलाइजर सब्सिडी। फर्टिलाइजर सब्सिडी आप कम करते हैं तो आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट में असर डाल सकती है। फूड सब्सिडी अगर आप कम करते हैं तो आपके लाइवलीहुड्स पे, दूसरों पे असर डाल सकती है, जिससे उनको इनकम सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम जिस तरह से सब्सिडी देते हैं तो हम वो क्रॉप्स उगा रहे हैं जिसका कि हमारे पास भरपूर भंडार है, फिर वो हमारे एफसीआई के गोडाउन में सड़ती रहती है। आप कह रहे हैं कि सब्सिडी का जो पैसा है, सरकारी मदद जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर में ही हो चाहे किसी और भी सेक्टर में हो, सरकारी मदद उन जगहों से कम की जाए और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा लगाए। शिखा जी, आपकी नजर में? हमारे पास कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां से हम निकाल के किसी दूसरे सेक्टर को दें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एलोकेशंस कम है। वो तो कभी नहीं रहेगा। दूसरा और हमें इन्वेस्टमेंट कहीं और से लाना चाहिए। और जैसे हम ये कह रहे थे कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स होते हैं, उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें स्किल डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में अगर हम देते हैं तो उससे क्या होगा कि लोगों का स्किल बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमारा जो है वो बढ़ेगा। रजत जी, कहीं से कम कर सकते हैं? कम तो नहीं कर सकते, बढ़ा ही सकते हैं। अब वही मतलब